हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप फिजिक्स का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इट इज ओम्स लॉ। इट इज टॉपिक नंबर 8.5 इन योर बुक एंड इट इज ओम्स लॉ। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक वायर एज्यूम करते हैं। इट इज ए कंडक्टर और इस पे जो हमारा पोटेंशियल फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल हमारा फ्लो हो रहा है इट इज वी। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जब इसका मैं पोटेंशियल को इंक्रीज करूंगा तो इस पे जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो करंट पे हमारी इंक्रीज होगी। बस इसमें कंडीशंस ये हैं कि इस जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। दैट मीन्स लेंथ हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए, एरिया हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, और प्रेशर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो शुरू में हमारा टेम्परेचर है या इनमें से कोई भी वैल्यू है, वही हमारा टेम्परेचर लास्ट तक रहना चाहिए जब हम इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसी को मैं थोड़ा घुमा दूं तो ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बन जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, दैट टर्म एंड दैट कंडीशंस, ये दोनों मिलके हमारी क्या बनाते हैं, ओम्स लॉ। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन में क्या कहता हूं, तो द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, बिल्कुल हम एक कंडक्टर में क्या कर रहे थे, करंट को फ्लो कर रहे थे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाइड अक्रॉस इट्स इंड्स। हम क्या करते हैं, जब इसके इंड्स पे हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके करंट के। दैट मीन्स if we are going to increase the potential difference, our current is also increases, and but the conditions are temperature and length, area, pressure, these are physical quantities are constant। ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आप इसका फॉर्मूले की ओर को करते हैं, तो मैं इसको अगर वोल्टेज इंक्रीज होने पे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने पे हमारी करंट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस। ओके, नाउ आई वांट टू रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। तो मुझे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को क्या करना है, रिमूव करना है। एंड देयरफॉर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट हियर, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ये हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से रिमूव करना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू आई आर, तो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू आई आर आ जाएगा। तो r हमारा ऐसे रहेगा, i हमारा मल्टीप्लाई में था तो ये किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो r इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आई। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अब SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो V की वैल्यू होती है वोल्ट, I की वैल्यू होती है एम्पियर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। दैट वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम। इसका ये क्या हो गया, सिंबल हो गया। ओम को हम इस टाइप का बनाते हैं, ये ऐसे को ले जाना है और ऐसे बना देना है, ये सिंबल है हमारा ओम का। ठीक है, फिर से हमारी वही आ गई 1 ओम की डेफिनेशन। एंड 1 ओम की डेफिनेशन पे क्या होगा, व्हेन इन ए कंडक्टर the potential difference is 1 volt and the current is 1 ampere, then the resistance of the conductor is known as 1 ampere, sorry 1 ohm। तो जो रेजिस्टेंस होगा हमारा कंडक्टर में ना, वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 ओम हो जाएगा, व्हेन वोल्टेज ऑन द कंडक्टर 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो इजी है ये भी। अब हम कुछ इसकी बेसिक सी यूनिट कर लेते हैं। तो 1 किलो ओम इक्वल टू होता है 10⁻³ ओम एंड 1 मेगा ओम इक्वल टू होता है 10⁻6 ओम। मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप ये जो स्मॉलर यूनिट्स है ना, किलो, माइक्रो, पिकोमीटर, नैनोमीटर, मेगामीटर, ठीक है, या ओम, इन सबका एक चार्ट आपके 9th की बुक में है। ठीक है, 9th की फिजिक्स की बुक में है। तो इन सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में हमारे यूज होते हैं। आगे मैं भी आपको जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो वहां पे हम इन सबका क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अब हमारा आया कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, जो कंडक्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है। ठीक है, ये हमारा एक क्या फिजिकल टर्म है। कहने का मतलब है कि किसी भी वायर में या कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो कम होगा। दैट मीन्स उसके जो उसका कंडक्टेंस होगा कम हो जाएगा। ओके, और इसी का रिवर्स, अगर हमारा रेजिस्टेंस उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारी उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं सिल्वर का। तो सिल्वर हमारा बेस्ट कंडक्टर है ना, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होता है, तो वो इसलिए बहुत अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ओके,
और ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं वुड का। तो वुड का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होती, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है इंसुलेटर। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट निकालना बहुत ईजी है। तो वन तो ऐसे ही रहा, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो ओम यहाँ पे ऊपर चले जाएगा, तो दैट इज ओम इनवर्स। तो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ओम इनवर्स लिख देंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड विद ओम्स लॉ। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे ना, वो सारे हमारे वीडियोस क्या रहेंगे, ओम्स लॉ से रिलेटेड होंगे। तो वी आई ग्राफ, तो वी आई ग्राफ में क्या हमारा, एक हमारे यहाँ को वी है, एक हमारा इधर को आई है। एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा ये आई है ना, ये आई हमारा वाई एक्सिस को रहेगा, और जो हमारा वी है वो हमारा एक्स एक्सिस को रहेगा। आई एंड वी के बिटवीन जो हमारा ग्राफ होता है ना, वो हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हमेशा क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो और ये आप चाहे इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे निकालें ना इस लाइन पे, इसकी वैल्यू जो आती है ना, इसके स्लोप की जो वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है, किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना होता है, तो सबसे पहले तो हम इस टाइप का एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे हम एक एंगल ले लेंगे थीटा। अब आप सबने मैथ से में टिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो टिग्नोमेट्री में ये क्या है हमारा, टेन थीटा अगर हम लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यही हमारा स्लोप होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आई है ना, ये आई, तो ये आई था, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसको डेल आई भी लिख सकते हैं, डेल आई मीन्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आई। जब भी हम डेल का यूज करेंगे वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज होगा। तो अगर हम छोटी सी क्वांटिटी लेंगे आई की, तो डेल लगा देंगे। ओके, एट फॉर वी, इट इज वी, इट इज इक्वल टू दैट वी। तो ये वी था, ये भी वी है हमारा, तो ये डेल वी हो जाएगा। आई अपॉन डेल वी इक्वल टू आई अपॉन वी। तो बिल्कुल हमारा जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आई अपॉन वी होता है। आई मीन ये कैसे आया आपको पता है, ये ऐसे लाइन खींचिए और सीधे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए ट्रायंगल, और इसके सामने जो होगा वो हमारा ये हो जाएगा, इसके वो हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमारा क्या मिल गया, हमें स्लोप मिल गया। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालता हूँ स्लोप के लिए। तो आई हमारा ठीक है, वी भी हमारा ठीक है, लेकिन हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो मैंने वी की वैल्यू आई आर पुट कर दी, और आई एंड आई आर कैंसिल टू ईच अदर, दैट मीन्स इट इज वन अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन आर हो जाएगा। तो जब मैंने इसको वन अपॉन आर कर दिया, तो हमारा जो यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो वन अपॉन आर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है वन अपॉन रेजिस्टेंस, या इसी को हम कहते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा है, कंडक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, कंडक्टेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो एग्जाम में हम ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू कंडक्टेंस। स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर। नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब जो हमारा ओम्स लॉ है ना, वो सब जगह हमारा अप्लाई नहीं हो पाता, तो इसके कुछ क्या होंगे, लिमिटेशन है ना। तो लिमिटेशन में सबसे पहले हमारा फर्स्ट लिमिटेशन है इसका टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपकी बुक में एक ही लिमिटेशन दिया हुआ है इसका, और इसका मेनली वैसे भी एक ही लिमिट है। तो क्या होता है, जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ना रखें। कहने का मतलब क्या है, आपने एक वायर लिया, आपने यहाँ पे ओम्स लॉ लगाने की कोशिश की, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या आप कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और आपने टेम्परेचर शुरू में कितना रखा, 2 केल्विन रखा, कुछ देर बाद 5 केल्विन कर दिया, तो ये वी अपॉन जो आई है ना, तो आई इक्वल टू वी, आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई आर। तो यहाँ से हमारा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई ना, हो जाएगा। ये तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू जो हमारी है आर, ये हमेशा रेगुलर चेंज होती रहेगी। ठीक है, या हम बोले स्लोप, स्लोप में या आप क्या कर सकते हैं, आई अपॉन वी को लें, तो आई और वी को अपॉन लेंगे, तो आई अपॉन वी का जो स्लोप है ये हमारा क्या होता रहेगा, रेगुलरली चेंज हो जाएगा आई अपॉन वी। ठीक है, तो अगर हमारा आई अपॉन वी रेगुलर चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ हमारा सीधा आना चाहिए, ये ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, कुछ कर्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा कि ये हमारा जो ओम्स लॉ है वहां से डाइवर्सन डिनोट करेगा, मतलब ये ओम्स लॉ को हमारा फ्लो फॉलो नहीं करेगा। ओके, अब इसी चीज को ओम्स लॉ को जो चीज हमारी फॉलो करती है, और ओम्स को लॉ को जो चीज हमारी फॉलो नहीं करती है।
ठीक है, रेजिस्टर्स या कंडक्टर्स या कोई भी हमारे पास मेटल विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स, यहीं से हमारा ये कॉन्सेप्ट आया। ओके, एंड रेजिस्टर्स और कंडक्टर्स और एलिमेंट्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। तो हमारा ये दोनों आ गया। तो इसमें मैंने इसमें एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, तो मैंने दोनों का डिफरेंस इसमें बना दिया हुआ है सीधे सीधे। तो पहला जो इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कहता है, ये तो इनकी हेडिंग है दोनों। तो पहला पॉइंट ये कहता है ये इसकी डेफिनेशन भी है, दोनों की डेफिनेशन यही है, आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे डेफिनेशन। द कंडक्टर विच ओबे द ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक रेजिस्टर्स फर्स्ट। और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स में क्या होगा, द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स। बिल्कुल फर्स्ट ये ओम्स जो ओमिक रेजिस्टर्स एंड नॉन ओमिक रेजिस्टर्स की क्या है, डेफिनेशन है। दूसरा, वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, हमने अभी अभी पढ़ा है ओमिक रेजिस्टर्स जो भी हमारा ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, वी उनका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, बिकॉज ओम्स लॉ पे खुद स्ट्रेट लाइन आता है और ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो इसका भी ग्राफ क्या आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। और नॉन ओमिक रेजिस्टर्स पे क्या होगा, देयर इज ए कर्व, हम जैसे हम करेंगे तो हमारा ऐसे एक कर्व आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बिकॉज इट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसका जो हमारा कर्व है वो एक इसका जो हमारा ग्राफ है ना वी आई ग्राफ, वो हमारा स्ट्रेट लाइन में आके क्या आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है, वी आई ग्राफ स्लोप इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, ओम्स लॉ पे हर पॉइंट पे क्या होता है हमारा वी एंड आई का जो स्लोप होता है वो सेम आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो इसके लिए भी वो कंडीशन क्या रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। एंड इस पे हमारा वी आई का जो स्लोप पे जो वैल्यूज है ना वो हमेशा क्या होते रहेंगे, हर पॉइंट पे चेंज होते रहेंगे। जैसे कि हमारा ये ऐसा स्लोप था तो इसका स्लोप ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, या कैसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ठीक है, या ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है। तो हर पॉइंट पे आपकी वैल्यू डिफरेंट आएंगे, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर 3 आ गया, चेंज होते रहेगा ये, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो ओमिक रेजिस्टर तो वही होंगे जो हमारे ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो क्या है, ऑल मेटल्स, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सारे हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एनोड एंड कैथोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड, तो ये हमारे सारे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दैट इज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओम्स लॉ एंड ओमिक रेजिस्टर्स। ओके, तो ओमिक रेजिस्टर्स के एग्जांपल हो गए ये हमारे एग्जांपल, एलईडी बल्ब जो आजकल हम यूज करते हैं, और फिलामेंट ऑफ ए बल्ब, जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, वो भी हमारा क्या है, हमारा नॉन ओमिक रेजिस्टर है, ठीक है। अब मेरा आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो हमारा फिलामेंट बनता है ना बल्ब का, ऐसे जिसकी डिस्कवरी हमारे एडिसन ने की थी, तो ये फिलामेंट हमारे कौन सी वायर का बना होता है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ये दो चीज आपको मेरे को एग्जांपल देना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा, मैं उसको रीड करके आपको फिर रिप्लाई करूंगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग, किस चीज को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, रेजिस्टेंस को। अब हम एक कंडक्टर का जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट किस चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो इस चीज पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा, अगर हम क्या कर देंगे, सिल्वर को यूज करेंगे, आयरन को यूज करेंगे या कॉपर यूज करेंगे। कहने का मतलब है अगर मैं मटेरियल को ही चेंज कर दूंगा तो इसका मतलब सिल्वर में हमारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड आयरन पे थोड़ा कम होते हैं, और कॉपर पे भी हमारे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, और आयरन का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होगा, और कॉपर का सिल्वर से कम होगा, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बता दूं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद हमारा कॉपर आता है, एंड एट द लास्ट आयरन, ठीक है, इन तीनों में। तो हमारा किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, हमारा उनके मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल हमारा बढ़िया होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अदरवाइज उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज ग्रेटर व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज लेस, एंड द रेजिस्टेंस इज लेसर व्हेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज लार्जर, इन लार्जर अमाउंट, अगर लार्जर अमाउंट पे होंगे तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ओके, दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कहने का मतलब है अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे,
हमने एक कंडक्टर ले लिया ए बी, इट इज ए बी, मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसकी लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो रेजिस्टेंस भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सॉरी, when the length of a conductor increases, that means the resistance of the conductor also increases, okay। उसके बाद इसका हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिस पे डिपेंड करता है एरिया पे। हमने एक वायर ली, तो वायर का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना अपना, ऐसे सिलेंडर का फॉर्म पे रहता है वायर, तो इसका जो हमारा एरिया रहेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो एरिया लेना है ना, उस एरिया को लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया एक फिजिकल टर्म है, इसकी ज्यादा डेफिनेशन वगैरह में कुछ जाना नहीं है आपने, सीधे इसका फॉर्मूला रन कर लीजिए। ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया इसमें आर क्या होता है, रेडियस होता है। फिर हमारा टेम्परेचर, अगर हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का किसी वायर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे ना, तो उस पर जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ उसका। हीटर नहीं होता, हीटर, तो हीटर में क्या होता है, ऐसी रॉड चलती है ना, तो उसमें हम इसी चीज का यूज करते हैं। हम क्या करते थे, हम ऐसा मटेरियल लेते हैं उसमें जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और हम बाहर से उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, तो वो करंट क्या होगी, सारी हमारी हीट पे कन्वर्ट हो जाएगी। किस पे कन्वर्ट हो जाएगी, हीट पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो बाकी के टॉपिक है वो मैं थर्ड पार्ट में लाऊंगा। तब तक आप इन सारे टॉपिकों को एक बार अच्छे से कर लीजिए, ओके।